नमस्कार, मैं वर्षा राठौर। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। मधुबनी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल और प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हरलाखी विधानसभा से मंदाकिनी चौधरी जी हमारे साथ हैं, तो आइए हम इनसे इनके बारे में जानते हैं। मंदाकिनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे मधुबनी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मात्र एक महिला उम्मीदवार है, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मात्र एक महिला उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं एक महिला उम्मीदवार हूँ और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मंदाकिनी चौधरी है और मैं मधुआपुर प्रखंड के सुजातपुर गांव की निवासी हूँ। वर्तमान में मैं पिरोखर पंचायत की मुखिया हूँ और इस बार मैं हरलाखी विधानसभा से कंटेस्ट लड़ रही हूँ और आप सबों के बीच में हूँ। 17 उम्मीदवारों के बीच में मैंने अपनी एक दावेदारी पेश की है और लोगों का काफ़ी समर्थन मुझे मिल रहा है। हरलाखी विधानसभा से बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है, इस बीच आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही हैं? देखिए, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति है वो आज की डेट में किसी से छिपी हुई नहीं है, तो ऐसा कह देना कि मात्र यहाँ का एक कोई ज्वलंत मुद्दा है ये पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि फिर भी अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो आज की डेट में जो मेरा मेन फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट है, यूथ एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे मैं स्ट्रांगली काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी परिवार को आपने रोज़गार से जोड़ दिया तो आपने उसको उसके पूरे जीवन के लिए अपग्रेड कर दिया। तो क्षेत्र की जो बदहाली है वो कहीं ना कहीं पलायन से जूझते हुए, जो यहाँ से मज़दूरों का पलायन होता है, जो परिवारों की दुर्दशा है, वो हर एक चीज़ जो है वो रोज़गार से कनेक्टेड है। तो रोज़गार मेरा अहम मुद्दा होगा और रोज़गार को सृजन करने के लिए, चूँकि ये एक कृषि प्रधान जगह है, तो यहाँ पर कृषि उद्योग की मैं बात करूँगी। किसानों के लिए जो मेरा काम है वो उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, उनके मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ूँ, जिससे कि हमारे किसान अनुदान आश्रित ना हो, संपन्नता से जुड़े। और बाद बाकी जो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो जो ये SSS फैक्टर है इस पर मैं स्ट्रांगली काम करना चाहूँगी। नारी सशक्तिकरण पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बेहतर काम किया है। आपको क्या लगता है, महिला आत्मनिर्भर बन पाएगी? देखिए, कोई भी महिला आत्मनिर्भर तभी बन सकती है जब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है वो निकल के बाहर आएगा। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति है उसमें बहुत कम ही ऐसी मतलब अगर 100% की बात करें तो 4 से 5% महिलाएं ही ऐसी हैं जो कि आत्मविश्वास से ऊपर बढ़ पाती हैं और अपने बलबूते पर कुछ कर पाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो 95% महिलाएं हैं वो कुछ करना नहीं चाहती हैं, लेकिन उन्हें उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का ना तो मौका मिलता है और ना ही प्रोत्साहन उस तरीके से मिल पाता है। तो मेरा मानना है कि सशक्तिकरण महिला का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर महिला अपने आप में बहुत सशक्त होती है। एक घर को संभालना और घर को संभालते हुए बाहर भीतर को मैनेज करना, ये संवेदना और कर्मठता एक महिला में कूट कूट कर भरी होती है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को सामने प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए उस पर ज़रूर काम करने की आवश्यकता है। इस बार के चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो मेरा मुख्य मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट पे तो स्ट्रांगली काम करना होगा, लेकिन किस तरीके से करना होगा सवाल इससे जुड़ता है कि अगर मैं अपने क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट पे काम करूँगी तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं यहाँ पर फैक्ट्रीज़, कोई मैकेनिकल फैक्ट्री तो नहीं यहाँ पे डाल सकती। तो ये देखना होगा कि हम किस चीज़ में बेहतर हैं, जिस संसाधन से हमारा क्षेत्र लैस है हमें उस पर वर्कआउट करना होगा। से बहुत जो 2 फैक्टर है जो मुझे लगता है कि स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है, उसमें ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो कृषि प्रधान क्षेत्र है तो यहाँ किसान बसते हैं, यहाँ पे जो लोगों की मुख्य आय का जो साधन है वो खेती से है। तो ये देखना होगा कि किसान के जो खेत हैं वो एक फसला ना बन के रह जाएं, क्योंकि यहाँ बाढ़ की परेशानी है, यहाँ बांध की समस्या है। अगर आपका एरिया नहीं भी बरस रहा है, यहाँ बारिश ना भी हो, नेपाल में अगर बारिश हो जाए तो आपके सारे खेत जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। तो जो किसान हैं उनकी तो लागत भी ऊपर नहीं हो पाती है। तो इस पर बहुत स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है। अगर खेती सही से होनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम कृषि उद्योग की बात करेंगे, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो कृषि उद्योग पे काम करने के लिए इन दोनों पे काम करना बहुत आवश्यक है। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हमारा जो ये क्षेत्र है वो काफ़ी उपेक्षित रहा है पिछले 7 दशक से। आज़ादी के 74 साल के बाद भी माता सीता की ये भूमि है और ये काफ़ी एनरिच्ड है, इसका त्रेता युग से काफ़ी आध्यात्मिक तौर पे महत्व है
और मेरा ये मानना है कि अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से इसे डेवलप किया जाता तो यहाँ पर रोज़गार की असीम संभावनाएं हो सकती थी, लेकिन इस पर कभी किसी ने स्ट्रांगली आगे बढ़ के काम नहीं किया। आप गिरजा महारानी की बात करें, आप कलना की बात करें, आप मनकामना नाथ की बात करें, विशौल विश्वामित्र की बात करें, उच्चैठ भगवती की बात करें, हर एक का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है और इस पे काफ़ी स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पर्यटन होगा तो ये क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र का विकास होगा तो लोग रोज़गार से जुड़ेंगे और जब रोज़गार से जुड़ेंगे तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकती है हमारे क्षेत्र में। बांध की जो मरम्मत है और जहां बांध का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये हमारे एरिया के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बारिश हमारे क्षेत्र में हो या ना हो ये मायने नहीं रखता। अगर नेपाल बरस जाएगा तो हमारे काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाते हैं। अभी भी 3-3, 4-4 बार लोगों ने कर्ज ले करके धान की रोपनी की है, लेकिन वो सारे फसल बर्बाद हो गए। तो आप बदले में उन्हें क्या देंगे? आप अनुदान देंगे। और मेरा यहीं पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर हम समाधान पे कब बात करेंगे। अगर आपको पता है कि आपकी बीमारी क्या है, आपने डायग्नोसिस किया कि आपको सो एंड सो बीमारी है, तो आप उसके इलाज पे बात करेंगे, ना कि उस बीमारी को मतलब सृजन करके रखे रहेंगे कि नहीं ये हमें बीमारी है, अब तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। जब हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या और ये हर साल आती है तो इसके समाधान पर क्यों नहीं स्ट्रांगली बात हो रही है। अगर बांध बनना है, इसकी मरम्मत होनी है, तो ससमय क्यों नहीं होता है। जब बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो जितने भी नेताजी लोग हैं वो फील्ड में मूव करना स्टार्ट करते हैं। 2-4 केजी का एक अनुदान का पैकेट क्रिएट किया जाता है और हम देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और उसको मीडिया में पब्लिश करते हैं। आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या 5 केजी अनाज से या 10 केजी अनाज से जिस किसान के फसल बर्बाद हो गए उनकी आप भरपाई कर पाएंगे? क्या उनके बच्चों की शिक्षा जो नुकसान हो गई, जो 2 पैसे की आय उसकी होनी चाहिए थी, इसको क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे? तो समाधान ये नहीं है कि आपने किसी को 10 बाई 10 का एक पॉलीथीन दे दिया और फोटो खिंचवा लिया। समाधान ये नहीं है कि आपने 5,000-6,000 की राशि दे दी और आपका दायित्व खत्म हो गया। हम उपेक्षित हैं, हमारे पास जो समस्या है वो आपको पता है, तो इसके ऊपर ठोस समाधान होना चाहिए। अगर 100% इसके इफेक्ट को कम नहीं किया जा सकता है तो कम से कम 80% तो होगा, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए ना। तो ये है। दूसरा कि जो किसान उपजाते हैं, जो फसल से यहाँ पर जो उपज होती है, इसमें किसानों के लिए प्रखंड स्तरीय मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लस उस मंडी में न सिर्फ किसानों को अच्छी रेट पर एक स्टॉपेज पॉइंट जो होता है जहाँ से ये खरीद बिक्री अनाज की हो, जहाँ पे उन्हें डायरेक्ट सेल्स मिले और अच्छा दाम मिले उनके अनाज का, एक कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि किसानों को मिलने वाली जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी भी खबर नहीं होती है। जो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, जो थोड़ा ब्लॉक स्तर पर जिनका आवागमन होता है, तो वो समझते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मास ऐसा है जिस तक सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए अगर हर प्रखंड पे एक यूनिट जो है आपका किसान सॉल्यूशन यूनिट करके अगर बनाया जाएगा तो इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम करके और क्षेत्र में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप जीत कर आती हैं तो पहला प्राथमिकता के तौर पर आप कौन सा काम करेंगी? देखिए, प्राथमिकताएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको भी मेरे तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे लग गए होंगे। 20 किलोमीटर के रेडियस में आप कहीं भी मूव करेंगी तो सड़क की जो बदहाली है, मैं जब गांव-गांव घूम रही थी तो मैंने ये पाया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ तक पहुंचने के लिए भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो दम तोड़ जाती हैं। सर्प दंश से अगर किसी को अगर सांप ने काट लिया है तो वो रेफ़र होते होते ही बीच में दम तोड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले जो सिस्टम दुरुस्त करना है वो आपकी सड़क की बदहाली है। सड़क दुरुस्त रहेगी तो ही आप उस पर चल के हॉस्पिटल्स की बात करेंगे या उद्योग की बात करेंगे या फिर स्कूल्स की बात करेंगे। तो प्राथमिकता में कनेक्टिविटी है और उस कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई एम्प्लॉयमेंट है। मैंने बार बार जोर दिया है कि मुझे यूथ एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, और उसका कारण यही है कि जो दिशाहीन युवा हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उसको एक प्रॉपर दिशा से जोड़ा जा सके जिससे कि उनके परिवार की दिशा और दशा निर्धारित हो सके। आज जो हम तस्करी की बात करते हैं, आज जो आपने बोला कि नशे का शिकार हो रहे हैं, आधा से अधिक लोग तो फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं क्योंकि उनका परिवार है और उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो अगर वो मजदूरी करता है या दिहाड़ी कमाता है तो वो 200-300 रुपया जो कमा के लाता है वो प्रॉपर हाइजीन की कमी की वजह से मुझे लगता है कि हर एक घर में
लगभग जो ग्रामीण चिकित्सक होंगे या जो डॉक्टर्स का खर्चा होगा वो प्रत्येक मजदूर अपनी आधी कमाई तो डॉक्टर्स में खर्च कर देता है, और जो बचता है उसमें वो जो आपने नशे की बात की उसमें उलझ के रह जाता है। तो कभी भी उसने इस तरीके से कोई अच्छी चीज़ या अच्छा ऑप्शन देखा नहीं। आखिर यही युवा जब यहाँ से निकल के बाहर बम्बई दिल्ली कमाने जाता है तो एक प्रॉपर चैनल में काम करता है। पेट काट के 10 बाई 10 के कमरे में आपको 15-15, 20-20 लोग मिल जाएंगे जो शिफ्ट वाइज काम करते हैं और बेहतर काम करते हैं, ताकि 2 वक्त की रोटी बचा करके और अपने घर परिवार को भेज सकें कि उनके यहाँ पर छठ दिवाली का खर्चा कैसे चलेगा, उनके यहाँ पे अगर मरनी हरनी है तो वो कैसे निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि युवा कंप्लीट दिशाहीन है, उनके पास साधन की कमी है, उनके पास रोज़गार की कमी है, उनके पास एक डायरेक्शन की कमी है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और इस पे काम करने की आवश्यकता है, इसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है। स्ट्रांगली अगर इनका प्रतिनिधित्व करके इनके साथ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो ये थी हरलाखी की महिला प्रत्याशी मंदाकिनी चौधरी जी, जो महिला सशक्तिकरण को लेके मैदान में उतरी है। तो देखना ये है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करती हैं। मधुबनी जिला के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें मधुबनी न्यूज से। अगर आप मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।